के रूप में चिनक्लिच खां ने भी इस आक्रमण में भाग लिया था। यहाँ बताया जा रहा है कि युद्ध में इसका एक हाथ तोप के गोले से उड़ गया, जो कि मकबरे से आधा मील दूर किस्मतपुर में गड़ा हुआ है। आज भी इसे कहा जाता है कि वह इतनी दूर, आधा मील दूर किस्मत नगर में गड़ा हुआ है। और इसी घाव के से इसका कुछ दिन बाद निधन भी हो गया था। यानी कि चिनक्लिच खां का जो निधन हुआ था वह गोलकुंडा के आक्रमण के बाद ही हुआ था। और यह बताया जाता है कि मरते वक्त भी चिनक्लिच खां जरा भी विचलित नहीं हुआ, उन्हें जरा भी डर नहीं लगा और घबराहट नहीं हुई। औरंगजेब के प्रधानमंत्री जमदातुल मुल्क असद ने जो उनसे मिलने आया था उसे चुपचाप कॉफ़ी पीते देखा था। शिवाजी ने बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों को बहुत स्वतंत्र किया, सशक्त किया तथा उनके अनेक किलों को जीत लिया। उनके आतंक बीजापुर और गोलकुंडा पर बहुत समय तक छाया रहा था, जिसका वर्णन हिंदी के प्रसिद्ध कवि भूषण ने किया है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर, गोलकुंडा, आगरा, दिल्ली, कोट बाजे बाजे रोज दरबाज उधरत है। यानी कि यहाँ पर जो चिनक्लिच खां के बारे में बताया जा रहा है, जो कि औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा था, तो उसमें क्या हुआ, चिनक्लिच खां का एक हाथ भी कट जाता है और उसका जो आतंक है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर बताया जाता है कि उसके आतंक के कारण ही यहाँ का जो साम्राज्य है वो बहुत समय तक प्रभावित रहा था। और कहा जाता है कि इसका जितना भी श्रेय है वो चिनक्लिच खां को इसलिए जाता है क्योंकि वो अंदरूनी रूप में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जैसे कि यहाँ बताया जा चुका है कि उसका एक हाथ कटने के बाद भी जरा सी भी मायूसी या घबराहट देखने को नहीं मिलती है। और उसका जो आतंक है उसके बारे में भूषण ने भी लिखा है अपनी कविताओं में। इसकी जो प्रसिद्धि है, बताया जा चुका है कि इसकी जो प्रसिद्धि है वो हीरो के लिए प्रख्यात है, क्योंकि उस समय में इसे हीरो के नगर के रूप में जाना जाता था। और कोहिनूर का जो हीरा है उसे यहीं से प्राप्त किया गया था। अभी के समय में देखिए तो कोहिनूर का जो हीरा है इसके 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। 2 जो कि अभी भी ब्रिटेन में, कहाँ, एक रानी के मुकुट में है, दूसरा वहाँ के म्यूजियम में भी रखा गया है। तो इस तरह से कोहिनूर का 3 टुकड़ा किया गया था। और इसकी जो उत्पत्ति, मतलब कि इसका ये जो है गोलकुंडा के क्षेत्र से ही निकाला गया था। इसके बाद सबसे अंत में आता है बीदर का नाम, यानी कि बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाले राज्यों में सबसे अंतिम नाम है बीदर। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1527 में की गई थी और इसके प्रथम सुल्तान के रूप में माना जाता है। प्रथम जो सुल्तान थे इनका जो बरीद कासिम बरीद, शायद इसीलिए इसका नाम बीदर रखा गया। यहाँ बताया जा रहा है कि बीदर शहर पूर्वोत्तर कर्नाटक, यानी कि जो भूतपूर्व में मैसूर का क्षेत्र था, वहाँ पर दक्षिण भारत में स्थित है। यह हैदराबाद के पश्चिमोत्तर, यानी कि हैदराबाद से पश्चिम की तरफ देखें तो 109 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से 700 मीटर की ऊंचाई पर इसकी स्थिति मानी जाती है। यहाँ दक्कन की मुस्लिम स्थापत्य कला के कुछ शानदार नमूने भी हैं। जैसे कि बीदर प्राचीन हिंदू राज्य वारंगल के अंतर्गत आता था और यह नगर दक्षिण भारत के 3 मुख्य भागों, यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के समान रूप के निकट था। यानी कि यह एक सेंटर पॉइंट था जहाँ से कि 3 जगहों पर आसानी से जाया जा सकता था, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। और इसकी जो स्थिति है वह 200 फुट ऊंचे पठार पर होने से ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित स्थान के रूप में भी माना जाता है। अगर इसके इतिहास के बारे में ध्यान दें तो यहाँ बताया जाता है कि अलग अलग मध्यकालीन हिंदू राजवंशों के समय बीदर का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा। और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राज्य जब छिन्न भिन्न हो गया था, जब वह पतन हो रहा था, तो उसके बाद बीदर के इलाके में यादव, उसके बाद काकती, इन दोनों राजवंशों के जो राजा थे उन्होंने अपना अधिकार स्थापित करवाया था। और इसी सदी के अंतिम में विज्जल ने, जो कि कलचुरी वंश से संबंधित था, एक सैनिक था, उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। विक्रमादित्य चालुक्य ने राजकवि विल्हन ने अपने विक्रमांक देव चरित्र में कल्याणी की प्रशंसा में गीत गाए हैं और उसे संसार की सर्वश्रेष्ठ नगरी बताया है। बरार बीदर का जो जगह था वह प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक जो सीनरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। एक तो सबसे ज़्यादा इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पहाड़ पर स्थित था और पहाड़ पर स्थित होने के कारण समुद्र के
पास पहाड़ पर स्थित होने के कारण जो इसकी सुंदरता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकृष्ट कर रही थी, और इसी कारण मुस्लिमों और मुगलों इन सब का यहाँ पर आक्रमण हुआ करता था। तो सबसे पहले यहाँ पर 1324 ईस्वी में मुस्लिम शहजादे मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर लिया था, जो अगले वर्ष दिल्ली के सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश के सुल्तान के रूप में जब वे काम कर रहे थे, तभी उन्होंने भीतर का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था, और उसके बाद ही वे सुल्तान बने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक का भी नाम आता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो दक्षिण का राज्य था वह छिन्न भिन्न हो जाने के बाद हसन गंगू नामक सरदार ने दौलताबाद और बीदर पर अधिकार करके बहमनी वंश की नींव डाली थी। 1423 में बहमनी राज्य की राजधानी बीदर में बनाई गई, जिसके के कारण इसकी सुरक्षित स्थिति और स्वास्थ्यकारी जलवायु थी। इसके बाद 1531 में बीदर शाही राजवंश के अंतर्गत एक स्वतंत्र सल्तनत बन गया था। 1565 में विजयनगर के विरुद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा इन तीनों का जो सम्मिलित अभियान था उसमें यह भी शामिल था, और तालीकोटा की लड़ाई में यानी कि तांगरी राक्षसी की लड़ाई में इन सब ने मिलकर काम किया था। मिलकर काम करने के कारण ही विजय भी प्राप्त की थी और विजयनगर का अंत कर दिया था। 1619-20 में इस नगर पर बीजापुर की सल्तनत का कब्जा हो गया, लेकिन 1657 में इसे मुगल सूबेदार औरंगजेब ने छीन लिया और 1686 में औपचारिक रूप से इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है तो यह दिल्ली सल्तनत के समय से ही देखी जा सकती है कि इसकी क्या महत्वपूर्ण स्थिति रही है। बाद के समय में चूंकि यह मुगलों के द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन उसके पहले भी इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा रोचक रहा है। मुगल साम्राज्य के विघटन के समय बीदर 1724 में हैदराबाद के निजाम के हाथ आ गया, और 1556 में जब हैदराबाद का प्रांत विभाजित हुआ, उसमें विखंडन हुआ, तो उस समय बीदर का जो शहर था वह मैसूर जिले यानी कि अभी के समय में अगर देखें तो यह स्थान स्थित है कर्नाटक राज्य में, वहाँ पर यह ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। और बीदर के 68 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में देखें यानी कि वेस्ट पोर्शन में कल्याणी द्वितीय चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। बीदर शाही सुल्तानों द्वारा निर्मित कुछ उल्लेखनीय इमारतों के अवशेष बीदर में आज भी देखने को मिलते हैं। बरीद शाही वंश का संस्थापक था कासिम बरीद जर्जिया, एक तुर्क था। इसका पूरा नाम था बरीद कासिम बारीद, और इसी के नाम पे इसका नाम बीदर भी रखा गया था। बरीद शाही वंश का जो संस्थापक था बरीद जर्जिया, वह एक तुर्क था, और यह एक सुंदर हस्तलेख लिखता है, यानी कि इसने अपने हाथों से एक लेख लिखा है और उसमें इसके अलावा यह एक बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन भी था। इसने अपने से एक लेख भी लिखा और अपने आप को एक संगीतज्ञ के रूप में भी विख्यात किया। इसके अलावा अली बरीद जो कि बीरत का तीसरा शासक के रूप में जाना जाता है, वो अपने क्लेवरनेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, यानी कि अपनी चातुरी के कारण उसने रूफ ए दक्कन, उसका एक दूसरा नाम दिया गया था, अपनी चातुरी के कारण ही उसका नाम दिया गया था रूफ ए दक्कन। बीदर के अगर और सारे इतिहास की कहानियों के बारे में बात करें तो उसमें पीर, जिन, परियों इन सारी कहानियों को देखा जा सकता है। और यहाँ के सुल्तान के मकबरे जो थे उसके अलावे मुसलमान संतों की बहुत सारी समाधियाँ भी बनवाई गई हैं। बीदर के महल की तारीफ में 2 कसीदे लिखने के लिए खुरासान से नवे बहमनी सुल्तान अहमद ने अजारी शेख नामक शायर को बहुत सारा धन दिया था। यानी कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक शेख थे जिनका कि नाम था अजारी शेख, इन्हें बहुत ज़्यादा धन दिया था सिर्फ इसलिए कि क्यों इन्होंने इस राज्य की जो तारीफ़ है उसके लिए बहुत सारा कसीदे लिखे थे। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलते बहुत सारे ग्रंथ। देखते हैं कि उन ग्रंथों में बीदर के बारे में क्या कहा जाता है।
यहाँ बताया जा रहा है कि महाभारत तथा प्राचीन संस्कृत साहित्य के अन्य ग्रंथों में विदर्भ का अनेक बार उल्लेख आया है। विदर्भ में आधुनिक बरार, खानदेश जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इन दोनों को शामिल किया गया। लेकिन विदर्भ का नाम अब बीदर नामक नगर के नाम में शामिल नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि विदर्भ का नाम अब बीदर नामक नगर के नाम में ही अवशिष्ट रह गया, यानी कि दोनों को एक साथ बीदर और विदर्भ दोनों को मिला दिया गया। बीदर के इतिहास में अनेक कहानियाँ हैं, जिनमें कि पीर, जिन, परियों, इन सब की कहानियों का मिश्रण दिखाई देता है। और यहाँ के सुल्तान के मकबरों के अलावा मुसलमान संतों की बहुत सारी समाधियाँ भी दिखाई गई हैं। बीदर नगर जो है मजीरा नदी के तट पर है और यहाँ पे बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों का भी निर्माण करवाया गया था, जिसकी की सुंदरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और इसमें सबसे पहला नाम आता है अहमद शाह बली का मकबरा का। अहमद शाह बली के मकबरे की अगर बात करें तो इसकी जो दीवारें और छतों, इन दोनों पर बहुत ही सुंदर फारसी शैली की नक्काशी की हुई है। इसके अलावा नीले और सिंदूरी रंग का भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि पार्श्व भूमि पर सूफी दर्शन के अनेक लेख अंकित हैं। इन लेखों पर तत्कालीन हिंदू भक्ति और वेदांत की भी छाप देखने को मिलती है। इस मकबरे की बात करें तो इस मकबरे के दक्षिण की ओर एक भित्ति पर मोहम्मद और अहमद, ये दो नाम हिंदू वास्तविक चिन्ह के रूप में लिखे हुए हैं। अब देखते हैं बीदर के यातायात और परिवहन के बारे में कि अभी के समय में यहाँ कैसे जाया जा सकता है। गुरु नानक झीरा साहिब बीदर, यह जो है हैदराबाद में स्थित है और यहाँ जाने के लिए मुंबई सड़क और रेल के उत्तरी सहायक मार्गों से बीदर पहुँचा जा सकता है। यह जो क्षेत्र था, यानी कि बीदर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर यह करंजा नदी में जो जल प्रवाहित होते हैं, यानी कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, करंजा की जो नदी है, उसी के आसपास के क्षेत्र में यहाँ कृषि की जाती थी और उसके लिए जल का इस्तेमाल किया जाता था करंजा नदी से लेकर। यहाँ के महत्वपूर्ण कृषि में देखें तो उसमें बाजरा, गेहूँ और तिलहन की पैदावार देखी जा सकती है। इसके अलावा नगर में स्वच्छ पानी के स्रोत भी थे, फलों के बहुत सारे उद्यान भी लगाए गए थे। कृषि अच्छी अवस्था में होने से और फलों के अच्छे उद्यान होने के कारण वे उद्योग और व्यापार भी अच्छे थे। बीदर बर्तन निर्माण का व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बर्तन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि इसके बारे में बताया जाता है कि यह एक प्रकार की भारतीय पच्चीकारी से अलंकृत धातु की सजावटी वस्तुएं बनाई जाती थी और इन बर्तनों का नाम कर्नाटक में बीदर शहर से लिया गया था। इसे केवल इसी शहर में नहीं बनाया जाता था, बल्कि इसके अलावा यह लखनऊ, मुर्शिदाबाद, इन सारे शहरों में भी इस तरह के बीदर के बर्तनों का निर्माण करवाया जाता था और यह एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी जाने जाते थे। सबसे ज़्यादातर तो इसमें यह देखने को मिलता है कि इसमें जो धातु का जो मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अधिकांशतः जस्ते के साथ बहुत ही थोड़ी मात्रा में तांबा मिलाकर बनाया जाता था और पक्का काला रंग बनाने के लिए इसे गहरा किया जाता था। बीदर का काम दो प्रकार का है। सबसे पहले प्रकार में तो आकृति की गहराई उकेरी जाती थी, इसकी एक खासियत है आकृति की गहराई, और दूसरा है आकृति की गहराई और उसके ठीक नाप में काटा गया चांदी या सोना उसमें जड़ दिया जाता था। और अंत में इसका जो एरिया है वो बहुत ही प्लेन, चिकना और चमकदार बना दिया जाता था। दूसरे अगर खासियत की देखें तो दूसरी खासियत के अनुसार इसमें बताया जाता है कि इसके जो बर्तन हुआ करते थे, दूसरे अलंकृत प्रकार में ढांचे का बाहरी रूपरेखा उकेरा जाता था और गुहिकाओं के शीशे से भर जाने के बाद उसी के आकार के सोने और चांदी के वरक उसमें जड़ दिए जाते थे। यानी कि बीदर में जो भी बर्तन बनाए जाते थे उसकी खासियत यह देखी जाती थी कि एक तो उसकी जो आकृति की गहराई थी और बाहरी जो रूपरेखा थी, उन दोनों में बहुत ही बड़े बड़े कीमती मोतियों का जड़ दिया जाता था या फिर सोने चांदी का इस्तेमाल किया जाता था उसके अंदर। इसके बर्तनों में बहुत ज़्यादा हुक्के के आधार भाग, थालियाँ, प्याले, फूलदान, मर्तबान और मसाले के डिब्बे होते थे। सबसे आम नमूनों में सतरंजी, जो कि समस्त सतह पर हीरक की आकृतियाँ बनाई रहती थी, और बिखरे हुए पुष्पों वाली आकृतियाँ, पत्तियाँ,
मछलियाँ और समचतुर्भुज आकार, ये सारी इसकी खासियत है। इसके बर्तनों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। इसके अलावा भव्य तथा विस्तृत कार्य अब नहीं किए जाते, क्योंकि आधुनिक उत्पादन मुख्यतः सिगरेट, केस, एस्ट्रे और आभूषणों का है। यानी कि पहले के समय में जो भी बर्तनें बनाई जाती थी, जो भी बीदर की बर्तनें रहा करती थी, उसमें जो खासियत थी वो अभी के समय में लुप्त हो चुका है। एक तो इसकी आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पहले के समय में आर्थिक दृष्टि से बीदर काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो समृद्ध था। समृद्धता के कारण उसने सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों का उपयोग किया था अपने बर्तनों को बनाने में। आधुनिक समय में ऐसा समय नहीं है, तो आधुनिक के समय में यहाँ पर उद्योगों में सिगरेट, केस, एस्ट्रे और आभूषणों को देखा जा सकता है। इसके अलावा शिक्षण संस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ कई महाविद्यालयों का निर्माण करवाया गया। वाणिज्य और विधि विद्यालय 1980 में स्थापित किया गया था। गुलबर्गा विश्वविद्यालय, इन सभी चीज़ों का निर्माण इस समय में करवाया गया था। बीदर शहर की जो जनसंख्या है वो 1,72,298 है और बीदर जिले की कुल जनसंख्या 15,01,374 बताया गया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से देखें तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर कुछ इमारतें हैं, महलें हैं, जिसे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसमें सबसे पहला नाम आता है रंगीन महल बीदर का। बीदर के 2 पुराने मकबरे जो मुगल बादशाह हुमायूं और अहमद शाह तृतीय के स्मारक थे, बिजली गिरने से भूमि सात हो गए, यानी कि वो अंदर दब गए हैं, अब उनका अस्तित्व नहीं है। बीदर के किले का निर्माण अहमद शाह वली ने 1429 से 1432 AD में करवाया था। इसके पहले इसके स्थान पर हिंदूकालीन दुर्ग हुआ करते थे और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के बाद इस किले का जो जीर्णोद्धार हुआ, यानी कि जो ये खत्म होने की स्थिति में रहा, निजाम शाह बहमनी ने इसका निर्माण करवाया था। किले के दक्षिण में 3, उत्तर में 2 और शेष दिशाओं में केवल 1 खाई है। दीवारों में 7 फाटक है और किले के अंदर कई भवन हैं, यानी कि रंगीन महल जो है इसके अंदर बहुत सारे अन्य भवनें भी हैं। रंगीन महल, इसमें ईंट, पत्थर, लकड़ी, इन सब का बहुत ही अच्छे सुंदर काम करवाया गया था और गढ़े हुए चिकने पत्थरों में सीपियाँ जड़ी हुई थी। वास्तुकर्म की बात करें तो वास्तुकर्म में बहमनी और बरीदी का काल है। इसके अलावा दूसरा नाम है तुर्काश महल, किसी बहमनी सुल्तान बेगम के लिए बनवाया गया था और इसमें बरीद कला की छाप दिखाई देती है। गगन महल में बहमनी सुल्तानों के द्वारा बनवाया गया था और बरीदी शासकों ने इसे बहुत ज़्यादा बड़ा करवाए, इसका विस्तार किया था। इसके अलावा जाली महल, यह एक सभागृह था और इसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कि पत्थर की सुंदर जाली लगी हुई है। तख्त महल के निर्माता के रूप में अहमद शाह वली का नाम आता है और यह महल प्रसिद्ध है अपने भव्य सौंदर्य के लिए। इसके अलावा हजार कोठरी, यह तहखानों के रूप में बनी हुई एक कोठरी है। 16 खंभा मस्जिद, यह मस्जिद 16 खंभों पर टिकी हुई है, यानी कि इसकी खासियत के कारण ही इसका नाम रख दिया गया है 16 खंभा मस्जिद। 16 खंभा मस्जिद में 16 खंभों का निर्माण करवाया गया और 1656 में दक्षिण के सूबेदार शहजादा औरंगजेब ने इसी मस्जिद में शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा था। यह भारत के विशाल मस्जिदों में से एक है और एक अभिलेख में यह मालूम चला है कि इसे कुबली सुल्तानों ने सुल्तान मोहम्मद बहमनी के शासनकाल में बनवाया था। इसके अलावा है वीर संगैया का प्राचीन शिव मंदिर है, तो इससे यह पता चलता है कि यह हिंदू कालीन स्मारक है, यानी कि हिंदू धर्म से समृद्ध है। और एक बहमनी शासक था जिनका कि नाम था इमारत, वहाँ एक बहमनी शासक थे, उनके नाम की ज़्यादा जिक्र नहीं है। उनका एक इमारत वहाँ बनवाया गया था, वहाँ पे एक मदरसे का निर्माण करवाया गया था और वो जो निर्माण था उसका काल माना जाता है 1472 to 81। इसके अब विशाल भग्नावशेष ही बचे हैं, बहुत कुछ देखने लायक यहाँ है नहीं। इस शहर के पूर्वी हिस्से की बात करें तो वहाँ पर एक तरफ 8 बहमनी शासकों के
गुंबद नुमा मकबरे बने हुए हैं, और दूसरी तरफ यानी कि पूर्व की तरफ तो 8 गुंबद नुमा मकबरे हैं, और पश्चिम की तरफ बरार के सुल्तानों के शाही कब्रगाह है। यानी कि बरार और बीदर इन दोनों के शासकों की जानकारी यहाँ से मिलती है। 14वीं शताब्दी से ही बीदर को बीदरी पात्रों, धातु की दमिश्की वस्तुओं जिन पर चांदी के तारों से फूल पत्तों की और ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थी के लिए जाना जाता है। तो यह इसकी खासियत है कि इस किले के अंदर क्या किया गया है। इस किले के अंदर में धातु की वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है, और उसके अंदर चांदी के तारों से फूल पत्तियों का भी निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा ज्यामितीय आकृतियां भी बनवाई गई हैं। अब इसके बाद नाम आता है अहमद शाह वली का मकबरे के बारे में। सबसे पहला है बीदर किला। बीदर नगर मंजिरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे अधिक सुंदर अहमद शाह वली का मकबरा है। इसकी दीवारों की बात करें तो इसकी दीवारों और छतों पर बहुत ही सुंदर फारसी शैली का नक्काशी किया गया है। यहाँ पर नीली और सिंदूरी रंग की पार्श्व भूमि पर सूफी दर्शन के अनेक लेख भी अंकित करवाए गए हैं। यानी कि धार्मिक दृष्टि से यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने अपनी सुंदरता पर तो ध्यान दिया ही, इसके साथ साथ दर्शन पे भी ध्यान दिया है, जिसमें कि सूफी दर्शन को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन लेखकों पर तत्कालीन हिंदू भक्ति तथा वेदांत की भी छाप है। इसके मकबरे के दक्षिण की ओर देखें तो इसके दक्षिणी ओर में भित्ति पर मोहम्मद और अहमद ये दो नाम हिंदू वास्तविक चिन्ह के रूप में लिखे हुए हैं। बीदर के 2 पुराने मकबरे हैं जो अत्याचारी शासक हुमायूं और मोहम्मद शाह तृतीय के स्मारक माने जाते हैं, और ये सारी चीज़ें अभी मौजूद नहीं है क्योंकि बिजली गिरने के कारण ये सभी चीज़ें भूमि के अंदर दब गए हैं। बीदर का जो किला है इसका निर्माण अहमद शाह वली ने करवाया था 1429 से 1932 के बीच में, और इसके पहले इसके स्थान पर हिंदू कालीन दुर्ग हुआ करते थे। अब है इसके किले के बारे में। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के बाद इस किले का जीर्णोद्धार निजाम साहब बहमनी ने करवाया था। किले के दक्षिण की बात करें तो किले के दक्षिणी ओर के बारे में बात करें तो दक्षिणी ओर में 3, उत्तर में 2, और उसके बाद की जो दिशाएं हैं उसमें सिर्फ एक खाई दिखाई देती है। इस किले की सबसे खासियत यह है कि इसमें 7 फाटक हैं। किले के अंदर बहुत सारे भवनों का भी निर्माण करवाया गया था, और जितने भी भवन बनवाए गए थे जैसे कि रंगीन भवन, तुर्कास महल भवन, गगन महल, जाली महल, तख्त महल, हजार कोठरी, इस तरह से बहुत सारे महलों का निर्माण करवाया गया था। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है रंगीन महल का। रंगीन महल का जो निर्माण करवाया गया था वह ईंट, पत्थर और लकड़ी का बहुत ही सुंदर नक्काशी किया गया था। इसके अलावा इसके चिकने पत्थरों में सीपियाँ भी जलाई गई थी। वास्तुकर्म में बहमनी और बरीदी का काल माना जाता है रंगीन महल के समय का। इसके बाद नाम आता है तुर्कास महल। किसी बहमनी सुल्तान की बेगम के लिए बनवाया गया था, और इसमें भी बरीद कला की छाप दिखाई देती है। गगन महल को बहमनी सुल्तानों ने बनवाया था और बरीदी शासकों ने इसका विस्तार किया था। जाली महल एक सभागृह के रूप में माना जाता है जिसके के अंदर सभा के सभी सदस्य एक साथ किसी भी संगोष्ठी यानी कि सेमिनार का आयोजन करते थे, और इसके अंदर पत्थर की जो सुंदरता है, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है सुंदरता के लिए, उसकी जालियां बनाई गई हैं। तख्त महल के निर्माता के रूप में अहमद शाह वली का नाम आता है, और यह अपने भव्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। हजार कोठरी यह तहखानों के रूप में बनी हुई है, और 16 खंभा मस्जिद जिसमें कि 16 खंभों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वीर संगैया का प्राचीन शिव मंदिर, इस शिव मंदिर के अंदर में एक ये जो मंदिर है यह इस किले के अंदर बनवाया गया है, और चूंकि यह जो किला है वो बहमनी साम्राज्य या उसके बाद के शासकों के द्वारा जो कि इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे उनके द्वारा बनवाया गया, तो इसके अंदर एक शिव मंदिर का होना बहुत ही बड़ा अनूठा नमूने के रूप में जाना जाता है, और इसे हिंदू कालीन स्मारक के रूप में भी विख्याति प्राप्त है। बहुत सारी कथाओं की बात करें तो इसमें बताया गया है कि विजयनगर की जो लूट हुई थी, जिस लूट में अपार धन संपत्ति की राशि मिली थी, वह इसी किले में छिपा दी गई थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है।
अन्य स्मारकों की बात करें तो अन्य स्मारकों में चौबारा, महमूद गवा का मदरसा, महमूद गवा का मकबरा, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं होती हैं। जैसे कि सबसे पहले चौबारा का नाम आता है, तो इसमें ये बताया गया है कि यह किसी प्राचीन मंदिर का दीप स्तंभ है। यानी कि मंदिर में जो हम लोग दीप जलाते हैं तो उसका एक स्तंभ के रूप में चौबारा का नाम आता है, लेकिन इसकी कला मुस्लिम कालीन मालूम पड़ती है। महमूद गवा के मदरसा के बारे में बताया जाता है कि यह बहमनी काल की सबसे अधिक प्रभावशाली इमारत है और वास्तविक रूप में स्थापत्य नक्शे की सुंदरता की दृष्टि से भारत की ऐतिहासिक इमारतों में अद्वितीय माना जाता है। यानी कि इसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं माना जाता। इस मदरसे को बनाने वाला स्वयं महमूद गवा ही था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही विद्वान और काबिल व्यक्ति था, जो बहमनी राज्य का परम बुद्धिमान मंत्री के रूप में जाना जाता है। यह विद्यानुरागी और कला प्रेमी के रूप में भी था। इसके अलावा मदरसा तत्कालीन समरकंद के उलुग बेग के मदरसे की अनुकृति में बनवाया गया। यानी कि इसकी जो आकृति है ये बहुत हद तक समरकंद के उलुग बेग का जो मकबरा है उसे मिलती जुलती है। और इस भवन की मीनारें गोल हैं, बहुत भव्य जान पड़ती है, यानी कि बहुत विशाल हैं, और प्रवेश द्वार भी बहुत ज़्यादा विशाल और शानदार थे। लेकिन अभी के समय में भी इसे देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये नष्ट हो चुकी है। इसके अलावा महमूद गवा के किले के बाद आता है महमूद गवा के मकबरे के बारे में। यह बीदर से 2.5 मील दूर नीम के पेड़ों की छाया में स्थित है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यह मकबरा, यानी कि महमूद गवा का जो मकबरा है, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं बन सका। लेकिन मध्य युग की बात करें तो यहाँ इस युग में इस महापुरुष की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए यह काफ़ी, यानी कि इससे इतनी जानकारी मिल जाती है कि महमूद गवा कितना प्रभावशाली व्यक्ति था। गवा के मदरसे के कुछ दूर पर एक प्रवेश द्वार है जिसके अंदर एक भवन दिखाई देता है, और इस भवन को कहते हैं तख्त-ए-किरमानी, क्योंकि इसका संबंध संत खलीउल्लाह, यानी कि इस भवन की बात करें तो इस भवन का संबंध है संत खलीउल्लाह से, इससे बताया जाता है। और इसके स्तंभ हिंदू मंदिरों की तरह ही बने हुए, यानी कि हिंदू मंदिरों की जो शैली हो रहती है वे इस जगह, यानी कि महमूद गवा के मकबरे में देखने को मिलता है। इसके बाद नाम आता है काली मस्जिद का। काली मस्जिद के बारे में बताया जा रहा है कि 1604 ईस्वी में जब औरंगजेब का शासनकाल आया था तो उस समय अब्दुल रहमान रहीम की बनाई हुई काली मस्जिद काले पत्थर की बनी हुई एक शानदार इमारत के रूप में जानी जाती है। यानी कि काली मस्जिद जो है उसे औरंगजेब के शासनकाल में बनवाया गया था और इसे बनवाने में काले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, और यही वह कारण है कि इसका नाम रख दिया काली मस्जिद। यह फखरुल मुल्क जिलानी का एक मकबरा एक विशाल एक ऊंची चबूतरे पर बनाया गया है। इसके अलावा है नाई का मकबरा। नाई का मकबरा दिल्ली के सुल्तान के मकबरों की शैली पर ही बनवाया गया था। कुत्ते का मकबरा उदगिर मार्ग पर स्थित कुत्ते का मकबरा उसी से संबंधित है, जिसका उल्लेख इतिहास लेखक फरिश्ता ने अहमद शाह वली के साथ किया था। इसके अलावा स्तंभ की बात करें तो इस समय में स्तंभ उदयगिर जाने वाली प्राचीन सड़क पर 4 स्तंभों का निर्माण करवाया गया था और इन्हें नाम दिया गया था रणखंभ स्तंभ। 2 खंभे एक स्थान पर और 2 551 गज की दूरी पर बनवाया गया था। कहा जाता है कि ये जो स्तंभ थे ये बरीदी सुल्तानों के मकबरों के पूर्वी और पश्चिम की जो सीमाएं हैं उसे निर्धारित करती थी। यानी कि ये जो शासक थे बरीदी के जो शासक हुआ करते थे उनके जो मकबरे हुआ करते थे जो कि हर तरफ स्थित थे, पूर्वी ओर भी और पश्चिमी ओर भी, तो उनकी जो सीमाएं थी उसका निर्धारण के लिए इन स्तंभों का निर्माण करवाया गया था, जिन्हें कि हम रणखंभ के स्तंभ के रूप में जानते हैं। तो यह था बहमनी साम्राज्य। यानी कि बहमनी साम्राज्य का जो चैप्टर यूनिट शुरू हुआ था तो इसमें बहमनी साम्राज्य के बारे में बताया गया कि इसका किस तरह निर्माण हुआ, बाद के समय में जब इसका विखंडन होता है तो किस तरह से यह 5 अलग अलग राज्यों में बट जाता है, जैसे कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, यह 5 जगहों में बच जाता है और सब में सबकी स्थापना करने वाले अलग अलग
व्यक्ति थे। जैसे कि बीजापुर की स्थापना जो किया गया था वो आदिल शाह के द्वारा किया गया था। गोलकुंडा में कुतुब शाही यानी कि कुतुब शाह जो थे, जो कि एक तुर्की अफसर थे, उनके द्वारा किया गया था। अहमदनगर का जो जगह था उसे मलिक अहमद के द्वारा बनवाया गया था, की स्थापना किया गया था। और बीदर का जो जगह था उसे बरीद कासिम बरीद के द्वारा बसाया गया था। इसके अलावा सबसे अंत में बचा बरार। बरार का जो क्षेत्र था उसे फतेह उल्लाह इमाद शाह, जो कि उसमें बहमनी का एक सूबेदार के रूप में काम कर रहा था, उसके द्वारा उसकी स्थापना करवाई गई थी। तो अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर इन सभी राज्यों का उत्कर्ष होता है। तो यह था अभी तक का बहमनी साम्राज्य। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से मराठाओं का किस तरह उत्कर्ष होता है, उसने अपने समय में कौन कौन से कार्य किए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।